गुड मॉर्निंग। इंग्लिश पेपर पैटर्न देखते हैं हम। आप सभी जानते हैं कि इस साल 12th का कोर्स चेंज हुआ है और आपका फर्स्ट बैच है जो नए पैटर्न से पेपर देने जा रहा है। वैसे तो लास्ट ईयर 11th का कोर्स चेंज हुआ था और पेपर पैटर्न वो भी चेंज हुआ था, लेकिन जो 12th का पेपर है वो 11th के पेपर से भी थोड़ा डिफरेंट है। राइटिंग स्किल्स वाले पोर्शन में उन्होंने कुछ चेंजेस किए हैं, कुछ क्वेश्चंस अलग रखे हैं उसमें। तो हम देखते हैं वो क्या चेंजेस हैं। सेक्शन 1 प्रोज है 34 मार्क्स का, जिसमें 2 पैसेजेस होंगे, एक सीन और एक अनसीन पैसेज। तो ऑलमोस्ट सेम तरह के क्वेश्चंस इसमें होंगे, देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1, रीड द एक्सट्रैक्ट एंड कंप्लीट द एक्टिविटीज़ गिवन बिलो, जिसमें जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग का होगा। ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग मतलब आपने वो पैसेज से, आपने वो स्टोरी से, या जो आर्टिकल है, जो टेक्स्ट है, आपने उससे क्या समझा, उसका क्या मैसेज है, उसका एक्सट्रैक्ट क्या है, उसकी थीम क्या है, जो टेक्स्ट की, उसका गेस्ट यानी समरी आपको लिखनी होती है उसमें 3-4 लाइन की, या फिर स्टेटमेंट्स को करेक्ट करना, जो ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन उसमें आ सकता है, रीज़न देना, या फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन उसमें हो सकता है। सीक्वेंसिंग को चेंज करना, ऑर्डर में अरेंज करना, सेंटेंसेस ऊपर नीचे दिए होते हैं और आपको वो टेक्स्ट पढ़ के अकॉर्डिंगली उसको अरेंज करना होता है। तो जब तक कि आपको वो टेक्स्ट समझ में ना आए, जब तक कि आप वो सेंटेंसेस को अरेंज नहीं कर सकती, क्योंकि नॉट नेसेसरी कि वो सेंटेंसेस एज इट इज़ एक्सट्रैक्ट में जैसे हों, थोड़ा बहुत चेंजेस, वर्ड्स के चेंजेस के साथ में भी वो सेंटेंसेस हो सकते हैं। मतलब कि किस सीक्वेंस में वो इंसिडेंट्स हुए हैं, जो किस ऑर्डर में वो सेंटेंसेस आए हैं पैराग्राफ में, अकॉर्डिंगली आपको वो चेंज करना होता है। सेकेंड क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल। कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल में एक ये बहुत अच्छी बात है कि इसका आंसर आपको एज इट इज़ आपके पैराग्राफ में से मिलता है। पहला वाला जो क्वेश्चन है उसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको एज इट इज़ पैराग्राफ में से मिले, वहाँ पे आपको आपके अंडरस्टैंडिंग बेस्ड आंसर लिखना होता है। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल क्वेश्चन है उसमें आपको एज इट इज़ आंसर आपके पैराग्राफ में से मिलता है। इसमें फिर से मैच द कॉलम, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स वगैरह के क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन आंसर आपको पैराग्राफ में से मिलता है। फैक्ट स्कैटर्ड होते हैं, पूरे पैराग्राफ में ही आपको फैक्ट मिल जाते हैं। कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल इसलिए कहा है उन्होंने क्योंकि वो एक ही जगह से आपको नहीं मिलता है, आपको पूरा पैराग्राफ रीड करना होता है, जो कि सीन पैसेज होता है। तो आप ऑलरेडी वो रीड किए रहते हैं, क्लासरूम में आपका वो हुआ रहता है और आप जानते हैं कि उसमें क्या लिखा है, तो आप वैसे भी वो आंसर कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि आपको जो अलग अलग जगह से वो ढूंढ के लिखना पड़ेगा, एक ही जगह आपको वो सारे आंसर, एक लाइन में आपको वो पूरा आंसर नहीं मिलेगा। क्वेश्चन 3 दैट इज़ A3 इन्फेरेंस इंटरप्रिटेशन एनालिसिस। वो टेक्स्ट का क्या आप उससे क्या इन्फेर करते हो, आपने क्या इंटरप्रेट किया है, क्या आपने समझा है, क्या आप नतीजा निकालते हो उससे, आपका क्या एनालिसिस है उस टेक्स्ट को लेके। इसमें ये होता है कि आंसर आपको टेक्स्ट में से ही मिलता है। कुछ वर्ड्स, कुछ सेंटेंस आपको टेक्स्ट में से मिलेंगे और एक सेंटेंस आपको खुद से बनाना होगा कि आपने क्या एनालिसिस किया, उसको, उस टेक्स्ट को पढ़ के आपने क्या समझे, वैसे आपको आंसर लिखना होगा। और बहुत बार तो ऐसा भी होता है कि इसमें वेब डायग्राम, फ्लो चार्ट या कंप्लीट द टेबल वगैरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, तब तो बहुत ही आसानी हो जाती है और आपको अपने से सेंटेंसेस बना के नहीं लिखने होते हैं। तो A3 क्वेश्चन भी काफ़ी इजी है। A4 पर्सनल रिस्पॉन्स, हम सभी जानते हैं पर्सनल रिस्पॉन्स वाला क्वेश्चन आप कई सालों से करते आ रहे हैं, छोटी क्लासेस से, जहाँ पे आपको आपके व्यूज़, ओपिनियन, आपका आइडिया, या अगर आपके साथ में ऐसी सिचुएशन हो तो आप क्या करेंगे, इमेजिनेशन वगैरह, इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह के बेस्ड क्वेश्चन होता है पर्सनल रिस्पॉन्स का। 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन होता है, जिसमें जनरली क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, व्हाट डू यू थिंक, या डू यू लाइक, या व्हाट
डू यू लाइक क्वेश्चन होगा, या फिर व्हाट विल यू डू, इस तरह से क्वेश्चन होगा। तो आई विल डू, आई थिंक दिस इज़, या आई लाइक इट, आई डोंट लाइक इट। अगर आप इतना भी लिखते हो उसके अंदर, आपको पूरा सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करना नहीं आ रहा, और जो क्वेश्चन का बचा हुआ पार्ट है, जैसे डू यू लाइक सो एंड सो वहाँ पे लिखा है, तो आप ये लिखेंगे यस आई लाइक सो एंड सो, सो एंड सो जो भी वहाँ पे लिखा है, तो वहाँ आपको 1 नंबर तो वैसे ही मिल जाने वाला है उसमें। 2 मार्क्स का वो आंसर है, जिसमें से आपको 1 मार्क तो वैसे ही मिल जाने वाला है। तो कोशिश करना, इसको किसी भी तरह से आप अनसॉल्व नहीं छोड़ेंगे ये क्वेश्चन को। आपको आगे का सेंटेंस नहीं बनाना आ रहा है तो कम से कम आप उसको आधा तो अटेम्प्ट करो, कि ताकि आपको 1 मार्क उसमें ज़रूर मिले। और आई होप, मेरी बेस्ट विशेज़ है आपके साथ में कि आप पूरा ही आंसर वो करो। तो उसके लिए अगर आपने सारे लेसन्स को अच्छे से समझा होगा तो आप ये अच्छे से कर सकते हैं ये आंसर। और बहुत ही सिंपल फार्मूला है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप जो आंसर्स खुद से लिखने होते हैं, आगे राइटिंग स्किल्स वाले भी क्वेश्चंस है, तो उसके लिए आपको बहुत सारी इंग्लिश आनी चाहिए, बहुत सारा आपको ग्रामर आना चाहिए। आप सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस, ये 2 टेंसेस की आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। रोज़ आप उसके 5-5 सेंटेंस, बहुत ज़्यादा भी नहीं, रोज़ आप उसके 5-5 सेंटेंसेस बनाइए। और कोई भी आंसर, कोई भी लेटर, कोई भी समरी राइटिंग या जो कुछ भी है, आप अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस में भी लिखते हैं, जिसमें कुछ भी जिसमें कोई वर्ब का इस्तेमाल नहीं सॉरी हेल्पिंग वर्ब का जिसमें जनरली इस्तेमाल नहीं होता है, और कोई बहुत ज़्यादा उसमें ऐसे ताम झाम आपके मॉडल ऑक्सिलरी और ऐसे अलग अलग से सोफिस्टिकेटेड वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता है, ये बहुत ही सिंपल होते हैं। और अगर आप आज से भी, जैसे आपके 23 अप्रैल से एग्ज़ाम है, अगर आप आज से भी ये करना शुरू करें कि रोज़ 5-5 सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस के प्रैक्टिस करना शुरू करें, तो आप सारे आंसर बहुत अच्छे से लिख सकते हो। तो देखते हैं नेक्स्ट क्या है। A5 लैंग्वेज स्टडी में ग्रामर होगा, जो आपका टेक्सचुअल ग्रामर है, टेक्स्ट बेस्ड जो पैसेज आपको दिया गया है उसी के सेंटेंसेस पर ग्रामर होगा। ये बात अच्छे से समझ लीजिए कि आपके पैसेज में से ही ग्रामर का पोर्शन आने वाला है, लेकिन आपके पैसेज में उसके आंसर्स नहीं हैं। सेंटेंसेस आपके पैसेज में से रहने वाले हैं और आपको उसको ग्रामेटिकल चेंजेस उसमें आपको करने होंगे, या आपने कुछ पहचानना है या कुछ करना है। तो उसमें पहले तो A5 जो लैंग्वेज स्टडी में 2 मार्क्स के 2 अलग अलग क्वेश्चन होंगे, 1-1 मार्क फॉर ईच। तो जनरली पिक आउट द करेक्ट अल्टरनेटिव्स, या तो फिर डू एज डायरेक्टेड, या फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, जैसे चेंज द नरेशन या चेंज द वॉइस, चेंज द टेंस, इस तरह से क्वेश्चन उसमें हो सकते हैं। पहले ऐसा हुआ करता था, लास्ट ईयर तक के ऐसा हुआ करता था कि यहाँ पे फिक्स था कि एक क्वेश्चन चेंज द नरेशन का आया करता था और एक क्वेश्चन आर्टिकल का आया करता था। लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। ग्रामर के किसी भी पोर्शन में से जितना भी ग्रामर आपने 12th क्लास में कवर किया है, उसमें से कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछ सकता है। चेंज द वॉइस भी पूछ सकता है, चेंज द नरेशन भी पूछ सकता है, चेंज द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस भी पूछ सकता है, या फिर और किसी भी टाइप का एडिट पूछ सकता है। नॉट ओनली बट ऑल्सो का इस्तेमाल, और अनलेस इफ़ का इस्तेमाल वगैरह, ये सारी कोई भी पोर्शन आपको किसी भी इसमें से आपको ग्रामर में पूछा जा सकता है। लेकिन फिर भी मैं रिकमेंड करूँगी कि आप चेंज द नरेशन और आर्टिकल वाले पोर्शन को तो बहुत अच्छे से कवर कीजिए। A6 वोकेबलरी के लिए आपको हमेशा ही बताया जाता है कि जो इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग होती है आपकी टेक्स्ट बुक में, आप उसको पैसेज के जब आपका वो लेसन चलता होता है क्लास में, तो आप उसको साथ के साथ में ही लर्न कर लिया कीजिए। अगर आप इंग्लिश टू इंग्लिश वर्ड्स अच्छे, इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग्स आप उसके सिनोनिम्स आप याद रखते हैं, आप उसको समझते हैं, तो आप ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। वोकेबलरी में क्रॉसवर्ड पजल, वर्ड पजल, आपने जब आप छोटे होंगे तो आप लोग भी ये वर्ड पजल वाले गेम खेलते होंगे। न्यूज़पेपर में, बच्चों के मैगजीन्स में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, वो बॉक्स बने होते हैं और उसको आपको फिल करना होता है अल्फ़ाबेट डाल के। तो या फिल इन द ब्लैंक्स, फाइंड ए वर्ड, मैच वगैरह के क्वेश्चन इसमें हो सकते हैं।
क्वेश्चन 1 का बी नॉन टेक्सचुअल ग्रामर। नॉन टेक्सचुअल ग्रामर में फिर से 3 क्वेश्चन आपके होंगे डू एज डायरेक्टेड पे। ग्रामर के कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे हो सकता है, 1 मार्क फॉर ईच के 3 क्वेश्चन ये रहेंगे। और B2 स्पॉट द एरर, ये नया शामिल किया गया है 12th के कोर्स में। इसके पहले 12th में ये क्वेश्चन नहीं था। तो स्पॉट द एरर में वो सेंटेंस दिया होगा और आपको उसमें गलती पहचानना होगा। तो ये क्वेश्चन स्पॉट द एरर पे मैं इंशाल्लाह एक अलग से वीडियो बनाऊंगी और हम उसको पूरा समझेंगे कि उसको कैसे करना है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन 2 अनसीन पैसेज पर होगा और क्वेश्चन पैटर्न वैसा ही है जैसा कि हमारा सीन पैसेज का है। पहला वाला ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग, आपने वो एक्सट्रैक्ट से क्या समझा, एक्सट्रैक्ट का मैसेज क्या है, उसकी थीम क्या है, उसका गेस्ट यानी उसकी समरी क्या हो सकती है। और जो A2 है वो कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल के फैक्ट्स आर स्कैटर्ड इन द एक्सट्रैक्ट, फैक्ट्स वहाँ पे दिए हैं आपको पैसेज में। सारे ही फैक्ट यानी सारे ही आंसर आपको पैसेज में मिल जाएंगे, बस वो स्कैटर है, ऊपर नीचे इधर उधर बिखरे हुए हैं आपके पैराग्राफ में, आपको ढूंढ के वहाँ से लिखना है। A3 इन्फेरेंस, इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस, आपने क्या एनालाइज किया है, उसको क्या इंटरप्रेट किया है, वो टेक्स्ट का गेस्ट क्या हो सकता है या आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है वो टेक्स्ट को लेके, उस पर क्वेश्चन होगा। और वो सारे ही एंगल से उसके स्टडी करना या उसको पार्ट्स में डिवाइड करना, इसमें ये इस तरह का ये क्वेश्चन होगा। A4 पर्सनल रिस्पॉन्स, आपका क्या व्यू है उसको लेकर, आपके क्या आइडियाज़ है, सिमिलर सिचुएशन आपके साथ होती तो आप क्या करते, इस तरह के क्वेश्चंस इसमें होंगे पर्सनल रिस्पॉन्स में। फिर A5 लैंग्वेज स्टडी। लैंग्वेज स्टडी में 2 मार्क्स का आपको ग्रामर होगा, 1 मार्क फॉर ईच। और वो टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन उसमें से होंगे, सेंटेंसेस वहाँ से होंगे और आपको ग्रामर के क्वेश्चन करना होगा। ग्रामर में क्या आने वाला है ये कुछ भी डिसाइडेड नहीं है। A6 वोकेबलरी। वोकेबलरी मीनिंग पर के ऊपर आपको सिनोनिम्स या एंटोनिम्स या फिर मैच द कॉलम, मतलब सिनोनिम्स एंटोनिम्स बेस्ड ही वो क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चन 2B समरी राइटिंग। समरी राइटिंग में एक बहुत ही बड़ा चेंज ये हुआ है कि लास्ट ईयर तक के ऐसा हुआ करता था कि समरी राइटिंग का क्वेश्चन 3 मार्क्स का ही होता था, लेकिन उसमें 1 मार्क टाइटल लिखने पे होता था। इस साल आपको टाइटल तो ज़रूर लिखना है लेकिन उसके लिए 1 मार्क नहीं है। पहले ऐसा होता था कि समरी राइटिंग में आप सिर्फ टाइटल लिख देते थे और भले ही आपने वो समरी नीचे गलत लिखी है, कुछ भी किया है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, आपने नीचे समरी लिखी ही नहीं है, सिर्फ उसका टाइटल लिखा है, तो आपको 1 मार्क उसके लिए मिलता था। लेकिन अभी इन्होंने हालांकि क्वेश्चन में डाला है गिव ए सुइटेबल टाइटल टू इट, आपको कुछ वो टाइटल लिख रहा है वो समरी का, लेकिन उस पर 1 मार्क नहीं है, वो पूरी मार्किंग स्कीम में इंक्लूड है। इसमें एक तो आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर करने पे 1 मार्क है, आपने किस तरह की लैंग्वेज और वोकेबलरी यूज़ की है उस पर 1 मार्क है, और ग्रामर पे 1 मार्क है। इस तरह की 3 मार्क्स की समरी है। तो समरी आपको थोड़ा अच्छे से करना है, ग्रामेटिकली उसको सही लिखना है। और इसके लिए मैं फिर से रिपीट करूँगी कि आप सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस अच्छे से कर लीजिए तो आप कोई भी आंसर गलत नहीं कर सकते। क्वेश्चन 2 में सी भी है, क्वेश्चन 1 में सी नहीं है। माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग नोट्स मेकिंग वाले क्वेश्चंस आप अभी तक करते आए हैं, ये उसी का दूसरा भाई है माइंड मैपिंग, या उसका जुड़वा भाई भी आप बोल सकते हैं। माइंड मैपिंग नोट्स मेकिंग की तरह ही ये होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो आइडियाज़ और कंसेप्ट्स का। पहले नोट्स मेकिंग में इस तरह होता था कि वो बॉक्सेस दिए होते थे या फिर एक साइड कॉलम्स दिए होते थे और एक साइड में लिखा होता था, एक साइड का आपको फिल करना होता था। ऑलमोस्ट इसी तरह है, वेब डायग्राम या फ्लो चार्ट वगैरह दिया होगा, कुछ आइडियाज़ कुछ गाइडलाइंस आपको दी जाएगी और बाकी आपको जो पैसेज होगा उसमें से देख के उसको समझ के आपको आइडियाज़ और कंसेप्ट वहाँ लिखने होंगे। एक थोड़ा सा फ़र्क ये भी है कि जो नोट मेकिंग है नोट मेकिंग वाला जो क्वेश्चन आपका होता था उसमें आपको चीज़ें एज इट इज़ मिल जाया करती थी, लेकिन माइंड मैपिंग में ऐसा हो सकता है कि एज इट इज़ आपको टेक्स्ट में से ना मिले, कुछ आपको अपने हिसाब से भी वहाँ पे लिखना होगा। तो ये माइंड मैपिंग का क्वेश्चन इस तरह से करना है, वो कैसे करेंगे उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। A3 आपका पोएट्री बेस्ड क्वेश्चन होगा,
जो पहले ऐसा हुआ करता था कि यहाँ पे 2 पोएम पूछी जाती थी, लेकिन अभी एक ही पोएम है 10 मार्क्स के लिए। इसके क्वेश्चंस देखते हैं, जिसमें A3 का जो A1 वाला क्वेश्चन है, पहला वाला कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पोएम। आपने पोएम से क्या समझा है, क्या अंडरस्टैंड किया है आपने, पोएम से क्या इंटरप्रेट किया है। और बहुत बार कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, जो आपको पोएम में से एज इट इज़ उसका आंसर मिल जाएगा। सेकेंड, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गिवन पोएम। पोएम को इंटरप्रिटेशन क्या है, आपने क्या समझा, उसके बारे में लिखना होगा। पोएम का मैसेज क्या है, ये क्वेश्चन उसमें हो सकता है। A3, पर्सनल रिस्पॉन्स टू द पोएम, जो आपके व्यूज़, आपके ओपिनियन, आपके आइडियाज़ बेस्ड ये क्वेश्चन। A4, बेस्ड ऑन लैंग्वेज स्किल्स ऑफ पोएट्री। तो ये लैंग्वेज स्किल जो पोइट्री की है, फिगर ऑफ स्पीच इसमें कौन सी इस्तेमाल हुई है, और कौन सी राइम स्कीम कौन सी इस्तेमाल हुई है, इस तरह के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर आएंगे। तो वैसे तो फिगर ऑफ स्पीचेस, बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीचेस आपके सिलेबस में है और आपने वो पढ़ी भी होगी, लेकिन अगर आपको कोई फिगर ऑफ स्पीच समझ में नहीं आ रही है, तो रिपीटेशन और एलिट्रेशन 2 फिगर ऑफ स्पीच ऐसी है कि जो जनरली ऑलमोस्ट हर पोएम में मिल ही जाती हैं। तो आप देख लीजिए, एक आध इसकी एग्जाम्पल देखिए और आप वो रिपीटेशन या और एलिट्रेशन वहाँ पे लिखिए। अगर आपको कोई फिगर ऑफ स्पीच नहीं समझ में आ रही, जो नई, जैसे मेटाफर है, पैराडॉक्स है, सिमिली है, ओनोमोटोपिया है, पर्सोनिफिकेशन है, ये सारे फिगर ऑफ स्पीचेस आपको आइडेंटिफाई करना नहीं आ रही है, आप उसको नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप देखिए कि उसमें रिपीटेशन या एलिट्रेशन वाली फिगर ऑफ स्पीच है क्या। रिपीटेशन से भी ज़्यादा एलिट्रेशन मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आप वो भी लिखे तो आपको मार्क उस पर मिलता है। देन A5, पोएटिक क्रिएटिविटी। पोएटिक क्रिएटिविटी में आपको पोएम की लाइन खुद कंपोज करनी होती है। बहुत बार कोई आइडिया दिया होता है, आपको उस पर लाइन कंपोज करनी होती है, या फिर कुछ लाइंस दी होती है, आपको उसको कंप्लीट करना होता है, या कोई राइम स्कीम दी होती है, आपको उस पर 2 लाइन कंपोज करनी होती है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट वाला है पोएटिक अप्रिसिएशन। A3, पोएटिक अप्रिसिएशन 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन होता है, जिसमें आपको उस पोएम के लिए अप्रिसिएशन लिखना होता है। बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी होता है क्वेश्चन। आपको सबसे अहम तो आपको वो पोएम का नाम और उसके पोएट का नाम लिखना ज़रूरी है, तो आप वो याद करके रखिए। फिर बाद में पोएम का सेंट्रल आइडिया क्या है, पोएम में लैंग्वेज कौन सी किस तरह से यूज़ हुई है, तो वेरी सिंपल लैंग्वेज आप लिख सकते हैं। पोएटिक लैंग्वेज इज़ वेरी सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड और रिलेटेड टू डेली लाइफ है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। वहाँ पे कुछ अलग से आपको सेंटेंसेस बनाने की ज़रूरत नहीं होती। कौन कौन सी फिगर ऑफ स्पीचेस पोएम में इस्तेमाल हुई है, आप वो फिगर ऑफ स्पीच का नाम लिखिए, पोएम के राइम स्कीम आप लिखिए, और आपको पर्सनल रिस्पॉन्स उस पोएम को लेके क्या है तो वो आप लिखिए। तो उस तरह से आपके ये 4 मार्क्स हो गए। पोएटिक अप्रिसिएशन का आंसर किस तरह से किया जाता है, उस पर डिटेल में इंशाल्लाह वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी मैं। जो राइटिंग स्किल्स वाला पोर्शन है और जो लास्ट वाला और क्वेश्चन 5 है नॉवेल बेस्ड, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इंशाल्लाह। अभी वीडियो बहुत लॉन्ग हो रही है, आप लोग बोर हो जाएंगे, फिर कुछ भी रिटेन नहीं कर पाएंगे। हैव अ गुड डे।